हेलो एवरीवन। हम इंडियन पॉलिटी पढ़ रहे थे। तो इंडियन पॉलिटी में हम फंडामेंटल राइट्स को पढ़ रहे थे। तो ये हमारा फंडामेंटल राइट्स का लेक्चर नंबर 3 है। इससे पहले हम 2 लेक्चर कवर कर चुके हैं और वहाँ हमने आर्टिकल 12 से लेके आर्टिकल 16 तक कवर कर लिया था। तो आज हम आर्टिकल 17, 18 और 19 पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आर्टिकल 17 से। तो आर्टिकल 17 में क्या है, अनटचेबिलिटी को अबॉलिश किया गया है, यानी कि छुआछूत को ख़त्म करने की यहाँ पे प्रोविज़न लिखी गई है। और आर्टिकल 17 फॉरबिड करता है किसी भी तरह का अनटचेबिलिटी को प्रैक्टिस करने के लिए, यानी कि हम यहाँ पे क्या है, किसी भी तरह का छुआछूत यहाँ पे नहीं देख सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, ऐसा हमारा संविधान बोलता है। और अगर कोई अनटचेबिलिटी को प्रैक्टिस करते हुए पकड़ा जाता है या फिर नज़र आता है तो वो क्या है, ऑफेंस माना जाएगा और पनिशेबल रहेगा अकॉर्डिंग टू लॉ। बट यहाँ पे क्या है, अनटचेबिलिटी को कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइन नहीं किया गया है, कोई भी एक्ट में डिफाइन नहीं किया गया है। इसका मेंशन आपको क्या है, आर्टिकल 17 में ही मिलेगा, बट इसको कॉन्स्टिट्यूशन में किसी भी डेफिनेशन के अंडर डिफाइन नहीं किया गया है। देन उसके बाद 1976 में क्या है, एक एक्ट आया था, अनटचेबिलिटी ऑफेंस एक्ट 1955। उसको क्या है, रीनेम कर दिया था, उसको नाम बदल के उसको प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1955 कर दिया था। यानी कि अब क्या है, सिविल राइट्स को है प्रोटेक्ट किया जाएगा यहाँ पे। पहले यहाँ पे क्या है, अनटचेबिलिटी वर्ड को यहाँ पे यूज किया गया था, देन उसके बाद इसको रीनेम करके सिविल राइट्स एक्ट 1955 कर दिया गया था। अब क्या है, ये सिविल राइट्स है, ये हर इंसान का ज़रूरत है, हर इंसान का हक है कि वो अनटचेबिलिटी फ्री एक कंट्री में रह सके, हमारे देश में बिना भेदभाव के रह सके। देन उसके बाद क्या है, अगर कोई भी पर्सन अनटचेबिलिटी के ऑफेंस में कन्विक्ट होता है, यानी कि पकड़ा जाता है, तो उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा इलेक्शन लड़ने से, पार्लियामेंट के या फिर स्टेट लेजिस्लेचर के। जो भी हमारे इलेक्शन होते हैं वहाँ पे वो एलिजिबल नहीं है, वहाँ पे एज ए कैंडिडेट एलिजिबल नहीं रहेगा वो पर्सन, अगर वो अनटचेबिलिटी में ऑफेंस में पकड़ा जाता है। देन उसके बाद यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने जो अनटचेबिलिटी है, आर्टिकल 17 है, तो उसको क्या है, अगेंस्ट इंडिविजुअल यहाँ पे रखा गया है। और ये कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन है स्टेट की कि वो नेसेसरी एक्शन ले सके अगर ये राइट वायलेट होता है। तो इट मीन्स अगर कोई प्राइवेट इंडिविजुअल, कोई भी पर्सन अगर अनटचेबिलिटी को प्रैक्टिस करता है, तो ये जो है कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन बनता है स्टेट का, यानी कि स्टेट यहाँ पे क्या है, गवर्नमेंट को बोला गया है। तो ये गवर्नमेंट का ऑब्लिगेशन बनता है कि वो एक नेसेसरी एक्शन ले उस पर्टिकुलर पर्सन के खिलाफ, और जिससे कि ये जो राइट है वायलेट ना हो पाए, आर्टिकल 17 का वायलेशन ना हो पाए। तो यहाँ पे क्या है, स्टेट गवर्नमेंट है, वैसे नेसेसरी एक्शन क्या है, कोर्ट के द्वारा ही लिया जाएगा। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट या फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, कोर्ट के द्वारा ही यहाँ पे कोई भी एक्शन, कोई भी पनिशमेंट दिया जा सकता है पर्टिकुलर इंडिविजुअल को। तो ये ऑब्लिगेशन होगी कोर्ट की कि वो पर्टिकुलर इंडिविजुअल के अगेंस्ट कोई भी नेसेसरी एक्शन ले। और यहाँ स्टेट का ऑब्लिगेशन ये बनता है, यानी कि गवर्नमेंट का ऑब्लिगेशन ये बनता है कि वो पर्टिकुलर मेजर्स को क्या है बनाए, कोई भी इस तरह के लॉ ना बनाए जहाँ पे क्या है अनटचेबिलिटी को बढ़ावा दिया जाए, अनटचेबिलिटी खत्म करने की पूरी तरह से यहाँ पे क्या है कोशिश की जाए स्टेट के द्वारा। तो यहाँ पे आर्टिकल 17 में क्या है, अबॉलिश अनटचेबिलिटी। देन उसके बाद है आर्टिकल 18। आर्टिकल 18 में क्या है, अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स। यहाँ पे क्या है, टाइटल्स हुआ करते थे पहले, अडॉप्ट किए जाते थे लोगों के द्वारा, तो उन टाइटल्स को यहाँ पे अबॉलिश कर दिया गया है। अब क्या है, कोई भी पर्सन किसी भी तरह का टाइटल अडॉप्ट नहीं कर सकता है एक्सेप्ट
मिलिट्री या फिर एकेडमिक, ये जो दो टाइटल हैं, मिलिट्री या फिर एकेडमिक, ये पर्सन अडॉप्ट कर सकते हैं। और इनके अलावा किसी भी तरह का कोई भी टाइटल यहाँ पे क्या है, अडॉप्ट नहीं कर सकता है कोई भी पर्सन। सिटीजन्स यहाँ पे क्या है, कोई भी टाइटल को अडॉप्ट नहीं कर सकता है किसी भी फॉरेन स्टेट से, यानी कि कोई भी फॉरेन कंट्री से अगर उसको कोई टाइटल मिल रहा है तो सिटीजन उसको एक्सेप्ट नहीं कर सकता है उस टाइटल को। देन उसके बाद क्या है, फॉरेन नेशनल्स जो होते हैं वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर अगर काम कर रहे हैं तो उनको बिल्कुल भी अलाउड नहीं है कि वो किसी भी फॉरेन कंट्री से कोई भी प्रेजेंट ले सके, गिफ्ट ले सके, इमोलमेंट ले सके, किसी भी तरह का भत्ता ले सके, या फिर कोई भी ऑफिस होल्ड कर सके किसी भी फॉरेन स्टेट, फॉरेन कंट्री के अंडर। अगर वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर काम कर रहे हैं तो वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर ही काम कर सकते हैं। उनकी ऑब्लिगेशंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए ही होनी चाहिए। किसी भी फॉरेन स्टेट के लिए उनकी कोई भी ऑब्लिगेशंस नहीं बनती है, कोई भी प्रेजेंट एमोलमेंट या फिर ऑफिस वो नहीं एक्सेप्ट कर सकते हैं किसी फॉरेन स्टेट से। बट यहाँ पे क्या है, एक कंडीशन है, वो है विदाउट कंसेंट ऑफ प्रेसिडेंट। अगर यहाँ पे प्रेसिडेंट अगर अपनी कंसेंट देते हैं, अगर प्रेसिडेंट बोलते हैं कि इट्स ओके, आप एक्सेप्ट कर सकते हैं, तो क्या है, पर्टिकुलर पर्सन जो है, फॉरेन नेशनल जो है, वो एक्सेप्ट कर सकता है गिफ्ट, प्रेजेंट या फिर इमोलमेंट्स। विदाउट कंसेंट ऑफ प्रेसिडेंट वो नहीं एक्सेप्ट कर सकता है। यहाँ पे प्रेसिडेंट की कंसेंट होना मस्ट है। तो सिमिलरली क्या है, फॉरेनर्स जो होते हैं, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर काम कर रहे हैं, ऑफिस को होल्ड कर रहे हैं, तो वो क्या है, फॉरेन टाइटल्स को भी एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं विदाउट कंसेंट ऑफ प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट की कंसेंट होगी तो वो एक्सेप्ट कर सकते हैं फॉरेन टाइटल्स को। तो ये हमारा आर्टिकल 18 था। यहाँ पे क्या है, नेशनल अवार्ड्स का एक स्पेशल केस है। नेशनल अवार्ड्स क्या है, ये भी एक टाइप के टाइटल ही होता है, जैसे कि पद्म भूषण, पद्म विभूषण या फिर पद्मश्री, ये भारत रत्न, इस तरह के जो है नेशनल अवार्ड्स होते हैं। ये क्या है, आर्टिकल 18 का वॉयलेटिव नहीं है। ये जो नेशनल अवार्ड्स हैं इनको क्या है, आर्टिकल 18 से बाहर रखा गया है। तो यहाँ पे अगर किसी को नेशनल अवार्ड्स मिलते हैं तो वो टाइटल होता है जो आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। उसके अलावा जो पहले जो टाइटल हुआ करते थे आज़ादी से पहले, राजा महाराजा महारानी, उस तरह के टाइटल आप अडॉप्ट नहीं कर सकते हैं। और यहाँ पे एक कंडीशन होती है कि नेशनल अवार्ड्स को क्या है, आप सफिक्स या फिर प्रीफिक्स की तरह यूज नहीं कर सकते हैं नाम के साथ। देन उसके बाद क्या है, नेशनल अवार्ड्स जो है वो 1954 में इंस्टीट्यूट किए गए थे। बट क्या था, 1977 में मुरारजी देसाई के गवर्नमेंट में इसको डिसकंटिन्यू कर दिया गया था। देन उसके बाद 1980 में ये फिर से रिवाइव कर दिए गए थे बाय इंदिरा गांधी गवर्नमेंट। तो ये बहुत ही फैक्चुअल इंफॉर्मेशन हैं, कभी पूछ ली जाती है एग्जाम में। देन उसके बाद हम बात करते हैं आर्टिकल 19 की। तो आर्टिकल 19 कहता है हमारा राइट टू फ्रीडम। तो यहाँ पे स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। और कितने फ्रीडम है यहाँ पे, टोटल 6 हैं। तो आर्टिकल 19 जो है सिटीजन्स के लिए अवेलेबल है, ये फॉरेनर्स के लिए अवेलेबल नहीं है। ये सिर्फ सिटीजन के लिए होता है आर्टिकल 19। तो आर्टिकल 19 में जो फ्रीडम है वो है स्पीच और एक्सप्रेशन का। तो स्पीच और एक्सप्रेशन मतलब क्या है, किसी भी इंसान को खुद को एक्सप्रेस करने का पूरा राइट है। कोई भी अपने व्यूज को, ओपिनियन को, बिलीफ को या कन्विक्शन को फ्रीली बाय वर्ड, क्या है, बाय माउथ एक्सप्रेस कर सकता है। ठीक है, बाय राइटिंग, बाय प्रिंटिंग या पिक्चरिंग, किसी भी मैनर में खुद को एक्सप्रेस कर सकते हैं हम। ठीक है, ये आर्टिकल 19 में है। देन आर्टिकल 19 में क्या है, फ्रीडम ऑफ प्रेस, प्रेस का भी फ्रीडम होता है। एडवर्टाइजमेंट का फ्रीडम होता है। देन उसके बाद राइट अगेंस्ट बंद है यहाँ पे,
जो पॉलिटिकल पार्टी की या फिर ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू करवाया जाता है बंद। देन उसके बाद राइट टू डिमॉन्स्ट्रेशन और पिकेटिंग है। बट क्या है यहाँ, राइट टू स्ट्राइक नहीं है। स्ट्राइक करने का अधिकार यहाँ पे नहीं दिया गया है राइट टू फ्रीडम में। यहाँ पे स्पीच और एक्सप्रेशन में क्या है, रेस्ट्रिक्शंस भी दिए गए हैं कुछ। रेस्ट्रिक्शंस में क्या है, यहाँ पे कोई भी खुद को एक्सप्रेस कर सकता है, बट क्या है, जो हमारे कंट्री की सॉवरेनिटी है वो या फिर इंटीग्रिटी है, तो ये इन दोनों चीज का हनन नहीं होना चाहिए। सिक्योरिटी में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए देश की। अगर सिक्योरिटी, इंटीग्रिटी या सॉवरेनिटी के ग्राउंड्स पे हम क्या है, स्पीच और एक्सप्रेशन को क्या है, सरकार छीन सकती है हमसे। हम तब तक ही खुद को एक्सप्रेस कर सकते हैं जब तक कि किसी अदर पर्सन को कोई हमसे प्रॉब्लम ना हो। तो देन उसके बाद है राइट टू असेंबल, यानी कि असेंबल करने का अधिकार। तो इसमें क्या है, राइट टू असेंबल में भी कोई भी इंसान कहीं पे भी ग्रुप बना के असेंबल हो सकते हैं। बट क्या है, जब इमरजेंसी आती है या फिर सेक्शन 144 क्रिमिनल प्रोसीजर कोड का जब इम्पोज किया जाता है, तब क्या है, यहाँ पे असेंबल करने का अधिकार नहीं रहता है। मोर देन 5%, 5% से ज्यादा लोग असेंबल नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे असेंबल का मतलब ये नहीं है कि आप हथियार लेके असेंबल कर रहे हैं। तो यहाँ असेंबल का मतलब है आप पीसफुली असेंबल कर सकते हैं, ठीक है। देन है उसके बाद एसोसिएशंस और यूनियन और कोऑपरेटिव सोसाइटीज फॉर्म करना। तो यहाँ पे हर सिटीजन को राइट है टू फॉर्म एसोसिएशन या फिर यूनियन या फिर कोऑपरेटिव सोसाइटी। देन इसमें क्या है, राइट टू ऑब्टेन रिकॉग्नाइजेशन ऑफ एसोसिएशन इज नॉट फंडामेंटल राइट्स। तो यहाँ पे एसोसिएशन को रिकॉग्नाइजेशन मिले, ये आपका फंडामेंटल राइट नहीं है, ठीक है। यहाँ पे राइट टू फॉर्म पॉलिटिकल पार्टी, आप पॉलिटिकल पार्टी बना सकते हैं, कोई भी कंपनी बना सकते हैं, ठीक है, कोई भी फर्म बना सकते हैं, कोई भी सोसाइटी बना सकते हैं, कोई भी क्लब बना सकते हैं या फिर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन बना सकते हैं। तो ये आपको क्या है, यहाँ पे राइट दिया गया है अंडर आर्टिकल 19। देन उसके बाद है मूव फ्रीली, कोई भी इंसान कहीं पे भी फ्रीली घूम सकता है, कहीं भी जा सकता है, उसका राइट दिया है हमें आर्टिकल 19 ने। बट क्या है, यहाँ पे कुछ रेस्ट्रिक्शंस है। रेस्ट्रिक्शंस में क्या है, जनरल पब्लिक, पब्लिक के इंटरेस्ट को देखते हुए यहाँ पे या फिर शेड्यूल ट्राइब के इंटरेस्ट को देखते हुए यहाँ पे कुछ रेस्ट्रिक्शंस लगाए गए हैं यहाँ पे फ्रीडम ऑफ मूवमेंट पे। जैसे कि कुछ एरियाज होते हैं शेड्यूल ट्राइब के, जहाँ पे ट्राइब्स रहती हैं, वहां पे लिमिटेड ही एक्सेस दिया जाता है मूवमेंट का। तो नॉर्मल इंसान जैसे हम लोग हैं, वहाँ कुछ पर्टिकुलर जो बहुत ही वर्नरेबल ट्राइब्स रहती है, वहां जाने का हमको अधिकार नहीं होता है। वहां अगर हमको जाना है तो गवर्नमेंट से परमिशन लेनी होती है। देन यहाँ पे दो डायमेंशंस दिए गए हैं मूव फ्रीली में। राइट टू मूव इनसाइड कंट्री, आप देश के अंदर कहीं भी घूम सकते हैं। देन आउटसाइड कंट्री, कहीं भी विदेश में आप जा सकते हैं। और ये क्या है, क्लॉज बाय आर्टिकल 21 प्रोटेक्टेड है। और इनसाइड कंट्री जो है वो प्रोटेक्ट किया गया है आर्टिकल 19 के थ्रू। देन है उसके बाद रिसाइड एंड रिसेटल, यानी कि कोई इंसान कहीं भी रिसेटल हो सकता है, कहीं भी रह सकता है कंट्री में। बट यहाँ पे भी कुछ कंडीशंस है, यहाँ पे कुछ रेस्ट्रिक्शंस है। कुछ एरिया ऐसे भी हैं जैसे शेड्यूल ट्राइब या कुछ वर्नेरेबल ट्राइब्स हैं, वहां पे जाके आप अपना घर नहीं बना सकते हैं, वहां आप नहीं रह सकते हैं। कुछ प्रोटेक्टेड एरियाज हैं जहां आप नहीं रह सकते हैं, वहां रिसाइड रिसेटल नहीं कर सकते हैं। देन है प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन, कोई भी आप प्रोफेशन अडॉप्ट कर सकते हैं, कोई भी प्रोफेशन आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, कोई भी ऑक्यूपेशन, ठीक है, कोई भी ट्रेड या फिर कोई भी बिजनेस आप फ्रीली प्रैक्टिस कर सकते हैं।
देन है एक्वायर, होल्ड एंड डिस्पोज ऑफ प्रॉपर्टी। इनिशियली क्या था, जब हमारा संविधान बना था तब यहाँ पे क्या है, 7 राइट्स दिए गए थे, फ्रीडम, 7 फ्रीडम दी गई थी आर्टिकल 9 में। बट यहाँ पे 1978 में बाय अमेंडमेंट, 44th अमेंडमेंट एक्ट, ये जो है राइट टू एक्वायर प्रॉपर्टी, इसको डिलीट कर दिया गया था। अब ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 300 ए में दिया गया है। अब ये फंडामेंटल राइट नहीं रहा है, राइट टू एक्वायर, होल्ड और डिस्पोज ऑफ प्रॉपर्टी। तो यहाँ पे क्या है, हमारा आर्टिकल 19 कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट लेक्चर में हम आर्टिकल 20, 21 और 22 पढ़ेंगे। तो पढ़ते रहिए। थैंक यू एवरीवन।